हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था क्लास 12 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए लाया है चैप्टर 2 सॉल्यूशंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे पास लगभग 22 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर 2 ओनली फॉर सॉल्यूशंस से। ठीक है, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा सॉलिड स्टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, आप इसको मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं। मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर आप खुद भी इसका टेस्ट दे सकते हैं और वहां से आप ये भी देख सकते हैं कि आप कितना सही बनाए हैं, कितना गलत बनाए हैं, या फिर जो गलत है उसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो वो जाकर सबसे पहले आप पहले वाला वीडियो देखिए सॉलिड स्टेट का और उसके बाद आकर आप देखिए सॉल्यूशन का। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके नंबर 1 क्वेश्चंस की तरफ। इसका 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि इसमें कौन सा ऐसा समीकरण है जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को शो कर रहा है। तो आपने पढ़ा हुआ तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि इसमें का कौन सा समीकरण जो है वो करेक्ट है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका P बराबर CRT इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लगभग लोगों को पता होता है क्योंकि ये काफ़ी ईजी है। एग्जाम में जो आपका होता है ना, वो लगभग 40 to 50% क्वेश्चन ऐसा होते हैं जो कि आपको पता ही होते हैं और बाकी जो होते हैं वो थोड़े से मीडियम और थोड़े से हार्ड होते हैं, जो कि आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि जो मीडियम और जो हार्ड होते हैं वो आखिर क्या होते हैं। तो इसका आप सही आंसर और सही इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा। 2 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है बाई ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज टू पास, मतलब कि आपका जो आप हिंदी में अगर समझा दूं तो परासरण मतलब अर्ध परागम्य झिल्ली जो होता है वो अपने से किस चीज़ को पास करने की मतलब अनुमति देता है, अलाउ करता है। क्या सॉल्वेंट होता है या सॉल्यूट होता है? बिकॉज आपका जो सॉल्यूशन होता है वो 2 ही चीज़ों से मिलकर बना होता है। यूँ तो आपका सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा या फिर सॉल्यूट से मिलकर बना होगा। तो आपको इसमें मालूम होना चाहिए कि आपका जो अर्ध परागम्य झिल्ली होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो सिर्फ आपका सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल्स को ही अलाउज करते हैं पास करने के लिए। जो सॉल्यूट होते हैं वो उनको पास नहीं करते हैं। 3 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें से कौन है जो आपका आइडियल सॉल्यूशन का गुण है, मतलब प्रॉपर्टी है। तो आपको इसमें मालूम होना चाहिए, एक मिनट, जो आपका आइडियल सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है ना वो वही होता है जो राउल्ट्स लॉ का मतलब पालन करता है, वही होता है इसका मतलब आदर्श विलयन का एक गुण। और जो इसको पालन नहीं करता है, राउल्ट्स लॉ का ओबेज नहीं करता है, वो नहीं होता है। तो आप राउल्ट्स लॉ को भी याद कर लीजिएगा या फिर उसके इक्वेशन को भी याद कर लीजिएगा। ये भी लगभग एग्जाम में आ सकता है बट उस तरह आता नहीं है और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, ये कभी ना कभी आए ही हुए हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज, मतलब कि ऊंचे पहाड़ों पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो कम हो जाता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं ना तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, वहाँ पे हवा भी ठीक से नहीं आपको मिल पाता है, इसलिए मतलब ये काफ़ी कॉमन सा बात है। तो आप इसका आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इस तरह इसको समझते भी चलिए, फील करते चलिए। कितना क्वेश्चन होता है, सब्जेक्ट को हम लोग याद नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग फील करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें से कौन है जो कि आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है इफ़ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलरिटी विल बी। इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है अगर आप 200 ml में आपका 2 ग्राम NaOH है तो उसका मोलरिटी क्या होगा। तो जब आप एक मोलरिटी के फॉर्मूला से इसको निकालेंगे ना तो इसका सही आंसर आएगा 0.25 और लगभग ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। अगर क्वेश्चंस आएगा तो यह भी क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए लगभग आप इसका आंसर भी याद कर लीजिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन से याद कर लेते हैं, अगर ये आया तो ये होगा, ये आया तो ये होगा, तो आप उसी तरह इसको भी याद कर लीजिए, वरना आपको मोलरिटी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन से नहीं आया तो। अगर ये रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा।
7 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ, मतलब कि जो आपका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस जो होता है उनको मतलब कैसे उनको मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है, किस में उसका यूनिट क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ppm। इसको जो मेज़र किया जाता है ना वो ppm के थ्रू मेज़र किया जाता है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है 243.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कॉन्टेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये भी जैसे कि आपका जो यहाँ पे पूछ दिया मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो लगभग आप उसको भी याद कर लीजिएगा। और जब आप इसको फार्मूला के थ्रू निकालेंगे तो इसका सही आंसर क्या आएगा 0.5। मैं इसका फार्मूला के थ्रू अभी निकलवा के तो नहीं बता सकता ना, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वैसे भी हमें सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है एटॉमिक मास इज इक्वल टू, मतलब कि आपका जो एटॉमिक मास होता है वो बराबर होता है। आप ऑप्शन देख लीजिए भाई किसके बराबर होता है, ऑप्शन तो दिया होगा ना। तो अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, मतलब कि ये दोनों के जोड़ को या फिर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के जोड़ को एटॉमिक मास के बराबर होता है, या फिर एटॉमिक मास इक्वल टू आप बोल सकते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लगभग आप इस तरह याद रखिएगा था। अगर न्यूट्रॉन्स का पूछ दिया फिर भी आप बता सकते हैं, क्वेश्चंस वही रहता है, बस उसको घुमा दिया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है एग्जाम में। 10 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है टिंडल इफेक्ट्स इज ऑब्जर्व्ड इन, मतलब कि टिंडल प्रभाव देखा जाता है। तो भाई किस में देखा जाता है टिंडल प्रभाव आपका, तो जो आपका टिंडल इफेक्ट्स होता है ना वो ज़्यादातर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में ही देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा। या फिर आप इतना याद रखिएगा कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट को देखा जा सकता है या फिर ऑब्जर्व किया जा सकता है, बाकी किसी में नहीं किया जा सकता है। 11 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है द लॉ विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एंड प्रेशर इज अ डैश, मतलब कि वह नियम या फिर वह लॉ जो किसी गैस के द्रव्य के विलवता और दाब के बीच के संबंध को इंगित करता है। जब आप हेनरीज लॉ पढ़िएगा ना तो ये आपका जो होता है गैस और द्रव के जो मतलब क्या बोलते हैं उसको सोलिबिलिटी के रिलेशन को क्या करता है, शो करता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेनरीज लॉ हो जाएगा। हेनरीज लॉ आता है बट उतना नहीं आता आपके एग्जाम में, इसका लगभग ऑब्जेक्टिव ही आता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द वांट हाफ फैक्टर इज CaNO3 और इसका होल 2 इज, मतलब कि इसका वांट ऑफ गुणक क्या होगा, फैक्टर क्या होगा। तो लगभग इसका आप अगर अकॉर्डिंग टू इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ, यहाँ पर डबल ए हो गया, ठीक कोई बात नहीं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब कि किसी विलयन का या फिर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक दाब किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, मतलब हम लोग क्या बढ़ाएं कि उसको उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि उसका जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होगा ना उसको बढ़ा दीजिए। सॉल्यूट मतलब क्या, जो वहाँ पे उसके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उसको बढ़ा दीजिए, उसका प्रेशर जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है विच एक्वस सॉल्यूशन हैज़ द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको कि मतलब इसमें कौन से सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम होगा। तो जब आप ऑप्शन देखिएगा तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग NaCl कहाँ है, NaCl 0.01, एक मिनट, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, हाँ मतलब इसमें कौन से एक्वस सॉल्यूशन में इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे मिनिमम होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए 0.01 मोलर NaCl इसका सही आंसर होगा। जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर MgNO3 सॉल्यूशन इफ वांट ऑफ फैक्टर इज 2.74, मतलब कि यदि इसका वांट ऑफ फैक्टर 2.74 हो तो ये जो आपका सॉल्यूशन दिया गया है इसका अमाउंट कितना होगा, मतलब इसकी क्या मात्रा होगी। तो ये अक्सर आपका एग्ज़ाम में ये आएगा तो नहीं बट ये आता है, तो आप इसका इसी तरह याद कर लीजिएगा 87% तक इसका क्या होगा, अमाउंट होगा।
16 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। मतलब कि इसमें से कौन सी ऐसी इकाई है जो विलयन की सांद्रता उसके वाष्प दाब से जोड़ने में उपयोगी होती है। सेम यही क्वेश्चन से हम लोग ऊपर हेनरी के लॉ में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, जो कि आप इन दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। हाँ, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज मतलब कि क्या होता है, आपके ब्लड का pH कितना होता है, ये लगभग लड़कों को मालूम होना चाहिए। वो थोड़ा सा क्षार होता है। आप अगर ये ब्लड को चखे होंगे या फिर उसका कभी टेस्ट किया होगा तो आपका मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, क्षार का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा अजीब टाइप का, नमकीन टाइप का होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 7.4 होगा। pH ऑफ प्योर वाटर, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये लगभग आएगा नहीं लेकिन कभी आ भी सकता है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, वाटर का pH नहीं पूछ सकता है, पूछ भी सकता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, 7 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, मतलब इसमें से कौन है जो टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है और बाकी सब अफेक्टेड होते हैं। देखिए नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी, ये तीनों अफेक्टेड होते हैं, बट मोलैलिटी ये जो होता है आपका, ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता है। आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाई, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है कैसे। जैसे कि हमने ऊपर वाले में भी पढ़ाया था, किसी प्रेशर को बढ़ाना था तो वहाँ पे हम लोग सॉल्यूट का ऐड कर दे रहे थे, तो उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हम लोग किसी चीज़ को किसी सॉल्यूशन में डाल देंगे या फिर किसी बड़े पत्थर को हम लोग पानी में डाल देंगे तो उसका क्या प्रेशर तो बढ़ना ही है ना। तो इसी तरह हम लोग इसका प्रेशर कैसे, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज ऑप्शन ही उस टाइप का है। तो इसमें टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अ सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.0821 atm एट 300 K टेम्परेचर, इट्स कॉन्सेंट्रेशन शुड बी, मतलब कि एक सॉल्यूशन है जो जिसका आप टेम्परेचर रख सकते हैं 300 के, बट 0.0821 उसका जो अमाउंट है, उसका प्रसारण दाब, मतलब कि क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, मतलब उसकी क्या एकाग्रता होनी चाहिए, मतलब उसका क्या अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर होगा 0.033। ये लगभग क्वेश्चंस एक बार आया है आपके एग्ज़ाम में, कब आया है ये मुझे याद नहीं है, बट ये क्वेश्चंस आपका एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है। सबसे लास्ट और 22 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा विलयन है जो कि आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, उसका मतलब फॉलो ही नहीं करता है उसके रूल को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, यही आपका जो होता है वो शो नहीं करता है। तब मान लीजिए अगर हमने ये सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में अगर आप ये फॉर्म को या फिर अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो यहाँ पे आप तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर भरेंगे। फ़ोन नंबर आपका कंपल्सरी है, नहीं भरिए ना तो ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको कुछ अपना ईमेल आईडी भर देना और उसके बाद आपको लास्ट में जाकर सभी क्वेश्चंस को देखकर, सुनकर, समझकर टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको स्कोर देखना है कि आखिर मेरा क्या स्कोर आया है इस टेस्ट में। व्यू स्कोर पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तैसे ही आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपका स्कोर क्या है। जैसे कि मैंने आपको पूरा क्वेश्चंस का सही आंसर बताया था कि ये इस क्वेश्चंस का ये आंसर होगा, आखिर कैसे होगा। तो उसी तरह आप भी बनाइए और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिए ताकि दूसरों को भी पता चले। और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद जाकर उस टेस्ट को देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। उसका भी MCQs क्वेश्चंस आएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।